नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ के खास कार्यक्रम सत्य संग में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने बैठे हैं एक खास मुद्दे पे, जिसमें कि जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर हैं प्रियांक खरगे, उनके एक बयान के बाद जो कि आरएसएस की तरफ टारगेटेड एक एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान था, उस बयान के बाद मैं कहूँगा एक बयानों का सिलसिला चलना शुरू हुआ, जिसमें मोहन भागवत जी ने भी जवाब दिया और उसका वापस जवाब प्रियांक खरगे जी ने भी दिया। इस सारी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर का। शिवांग सर, आपका जय माता स्वागत दी है। रवि, जय माता दी। शिवांग सर, जिस तरीके से मैंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट आया और जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई संघ को, संघ के साथ काफ़ी लोगों के, मैं कहूँगा कि जो मोस्टली हिंदूज़ के जो है वो एकदम, मैं कहूँगा, कनेक्टेड फील करते हैं संघ के साथ। आरएसएस का नाम लेते हैं तो वो उनको लगता है कि जैसे हिंदू का नाम लिया गया। तो ऐसे टारगेट करना एक जो मैं कहूँगा कांग्रेस सरकार द्वारा, आप इसको किस तरीके से देखते पहले हैं? तो मैं आपको एक करेक्ट करूंगा कि जैसे आपको लगा, आपकी परसेप्शन में आया कि हिंदूज के साथ कनेक्ट किया जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हिंदू एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी भी है। हिंदू एक रिलीजियस आइडेंटिटी बनाई गई बाय वेस्ट एंड बाय द पीपल दोज हु हैव कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्रीज टू दिस प्लेस। इंसान कई हज़ार सालों से इवॉल्व हो रहा है, नई नई चीज़ें खोजता है, नई नई चीज़ों को ढूंढता है और उस तरीके से एक नए किस्म के फेथ में इन्वॉल्व होता है। इंसान के बीच में शुरू से ही एक क्यूरियोसिटी थी कि मेरे बियॉन्ड क्या। गौतम बुद्ध को ये क्यूरियोसिटी थी बीसी में। एडी की बात ही नहीं करेंगे, मॉडर्न रिलीजन की बात करेंगे। तो गौतम बुद्ध को तो सब मानते हैं ना कि दुनिया में थे। क्या क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर? उनके अंदर यही क्यूरियोसिटी थी कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, और उनको जवाब दिए भी गए। शास्त्रार्थ भी होते थे, वेदों के हिसाब से भी उनको समझाया गया, लेकिन फिर उन्होंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन, आंसर पे आंसर किया और अल्टीमेटली एक ऐसा नया फेथ, एक नया रिलीजन सामने आया जिसका नाम आज बोलते हैं बुद्धिज़्म। उसमें भी कन्वर्जन है कि जो लोग बुद्धिज़्म में चले गए वो पहले किसी और फेथ को मानते थे, वो सनातन को मानते थे। अल्टीमेटली उनमें से कुछ लोग बुद्धिज़्म में चले गए। आज वो बुद्धिज़्म बहुत सी कंट्रियों में फॉलो किया जाता है। तो जो आपका सवाल था उस पर मैंने जवाब ये देना है। सबसे पहले जो लोग बात करते हैं, समझते हैं, आम आदमी को ये बताना ज़रूरी होगा कि आरएसएस हिंदी का एक वर्ड है, संस्कृत से इसके ओरिजिन आते हैं, लेकिन फैक्चुअली में मैं आम आदमी को समझाने के लिए इंग्लिश में बोलता हूँ। इसको बोला जाता है नेशनल सेल्फ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल का मतलब राष्ट्र। राष्ट्र का कंसेप्ट बहुत एलेबोरेट तरीके से चाणक्य ने लिख के बताया। चाणक्य कौटिल्य नीति बनाते हैं, अर्थशास्त्र के जम्मू इंडिया में माना जाता है, भारत में उनका एक रेलेवेंस है। जब बाहरी शक्तियाँ यहाँ पे अटैक कर रही थी, चाणक्य एक टीचर थे, एक स्कॉलर थे, पॉलिटिकल सिस्टम को समझते थे, उन्होंने इसके ऊपर एक पूरा ग्रंथ लिखा है। ग्रीक की नेशन स्टेट से पहले के कंसेप्ट की बात मैं करूँगा। जब राम जी जाते हैं अयोध्या से बाहर, वो भी बोलते हैं मातृभूमि, जन्मभूमि। तो मेरा ये मानना होगा, मेरा ये कहना होगा और मेरी ये क्लैरिटी के साथ रवीश आपको बताना होगा कि जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की जब बात करते हैं, जैसे हिंदुइज्म के साथ जोड़ा जाता है, मैं इसको पूरे भारत के उन सब लोगों के साथ जोड़ने के लिए आपको कहूँगा जो भारत के अंदर पैदा हुए हैं। तिब्बत के पहाड़ों से लेके कन्याकुमारी के लास्ट शोर तक, जहाँ तक विवेकानंद जी ने बैठ के लास्ट बाउंड्री, जब मैं तो समुंदर में भी बोलूँगा, जहाँ तक भारत की आज बाउंड्री है वहाँ तक भी। और इस तरफ से हम नॉर्थ ईस्ट से अगर बात करें, जहाँ तक हमें टेम्पल्स मिलते हैं, चाहे वो हमें कंबोडिया में मिलते हैं, चाहे थाईलैंड में मिलते हैं, चाहे नीचे से लेके हमें पूरे अफ़गानिस्तान में जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई, ये सारा एक राष्ट्र है। और उस राष्ट्र में बिलीव रखने वाले, उस राष्ट्र के लिए सेल्फ वॉलंटियर करने वाले, जब अपनी एक संगठन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नेशनल सेल्फ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। जो ना ही पैसा लेके इसमें आते हैं, ना ही और कोई इनका मोटिव होता है, नेशन के लिए सर्व करना है।
और अगर हम ध्यान से जब देखते हैं तो इस नेशन से बाहर कौन निकले? इस नेशन से कुछ इस्लाम को मानने वालों को लगा कि हम चूंकि इस्लाम को फॉलो करते हैं तो हम इस नेशन से तो कनेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए प्रीडोमिनेटली जो सनातन को मानने वाले लोग थे उनके पास एक ही आइडेंटिटी है कि वो भारत को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका फेथ भी भारत में है और उनकी आइडेंटिटी भी भारत में है। ऐसा हर उस रिलीजन के लिए है जो भारत में नहीं है, जिसकी जड़ें, अगर कोई जुडिज्म को मानने वाला इंसान भारत में सिटीजनशिप लेता है, भारत में रहता है, तो उसकी अगली जनरेशन भी भारत को अपना राष्ट्र मानेगी। अगर कोई क्रिश्चियन भारत में पैदा होता है और भारत की सभ्यता में बिलीव करता है तो उसकी आने वाली जनरेशनें क्रिश्चियन होने के बाद भी खुद को नेशनलिज्म के अंदर लाएंगी भारत के। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि कुछ ताकतें जो लोग दूसरे रिलीजन्स में बिलीव करते हैं उनका इस्तेमाल करके उनको मोटिवेट करती हैं कि आपका राष्ट्र कहीं हो रहा है, आपकी राष्ट्र लॉयल्टी कहीं हो रहा है, जो कि बिलीफ नहीं है इस थॉट का। जो थॉट आज प्रचार किया गया ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, आप बोले नैरेटिव है, षड्यंत्र है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ही राष्ट्र है, यहाँ तो होता ना इसके नाम में होता हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र, हिंदू वेलफेयर, हिंदू सेल्फ वॉलंटियर, तो आप कह सकते थे। जबकि हिंदू कहना भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू होने का मतलब है वो लोग जो इस ज्योग्राफी में रहे और जिन्होंने इस ज्योग्राफी से इवॉल्व होके प्रैक्टिसेस की, चाहे वो सिंधु घाटी के लोग होंगे, चाहे वो रामायण के समय के लोग होंगे, चाहे वो जैनिज़्म के साथ चलने वाले लोग होंगे, चाहे बुद्धिज़्म के साथ चलने वाले लोग होंगे, चाहे जब यहाँ पे सूफीज़्म आया, रिलीजियस फेथ तो बढ़ता रहता है, रिलीजन तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे, जिसके ऊपर हमारा फेथ आ जाता है। तो भारत का जो बेस है वो है सॉन्ग ऑफ साउल, सॉन्ग ऑफ साउल्स हम बोलते हैं, गीत किसका? आत्माओं का गीत, वो है गीता। भगवान कृष्ण इसलिए भगवान बोले गए कि यो युद्ध में खड़े होके अर्जुन को, जो अपनी एक, जिसको हम बोलते हैं ना, रिवेंज के लिए खड़ा है कि मेरे साथ एट्रोसिटीज़ हुई हैं, मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ, इंसाफ के लिए लड़ रहा है, जस्टिस के लिए, और उसको कहाँ पे सुनाया जाता है? युद्ध में। सनातन धर्म के अंदर इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि गॉड्स ने खुद को फेथ करने के लिए नहीं बोला कि आई एम योर गॉड, उन्होंने बोला, एंड में जाके बोलते हैं भैया मेरी बात मान ले, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो बैक्ड बाय फिलोसफीज़ है। और ये भी कहा कि ये जो ज्ञान था ये लुप्त हो चुका था, मतलब ख़त्म हो चुका था, फिर मैं तेरे लिए फ्रेश कर रहा हूँ। तो अगर वो फ्रेश हुआ महाभारत में, जो कि बीसी से भी पहले की बात होगी, क्योंकि उसके अभी मिले ना उनके प्रूफ्स, अभी कौन सी जगह, सगरगढ़ी जगह थी जहाँ पे अभी रिसेंटली जब वो मिला, मुझे नाम नहीं उसका प्रोनाउंस करना आ रहा है, जो हरियाणा के पास मिला ना एक जगह पे जहाँ वो रथ निकला, ठीक है ना, और वहाँ से माना जा रहा है कि महाभारत के टाइम का ही ये टाइम है। हम इसको भी बोलते हैं, सिंबल ढूंढ लेते हैं, सिंबल कैसे मिलते हैं? जो हमारा एक कुरुक्षेत्र के पास जगह है, पुआ खेतर बोलते हैं उसको, जब कोई मर जाता है मतलब अननेचुरल डेथ, तो उसके पिंडदान देने वहाँ जाते हैं। तो वो अगर महाभारत नहीं है तो किसके लिए वो कितने सालों से, वो कितने हज़ारों सालों से पूजा जा रहा है, वो कुंड जिसकी पूजा हो रही है। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में आपने कहा, उसका ज़रूरी था आपको ये कहना कि इट इज़ टू बी associated with every person who believes in the concept of nation, Bharat as a nation, Bharat as a nation and Bharatiya as a nationality। और अगर उस नेशनैलिटी का सिनोनिमस है हिंदुइज्म, ठीक, तो आप इसको हिंदुइज्म के साथ जोड़ेंगे, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कोडेड डिकोडेड संघ के किसी प्रोग्राम में कहीं पे किसी भी रिलीजन के बेस के ऊपर, किसी कास्ट के ऊपर, किसी भी क्रीड के ऊपर कोई भी डिसोसिएशन नहीं होती है। सिर्फ आपके अंदर अपने देश भारत के प्रति प्रेम होना चाहिए और आप बगैर किसी पैसे के लेन देन के, किसी लालच के वॉलंटियर बने, आप आ जाए, आप नहीं बनना चाहते आप चले जाएं। देयर इज़ नो एंट्री फीस, देयर इज़ नो रेजिग्नेशन। तो ये था कंसेप्ट जो आपने मुझे सवाल पूछा, और उसके आगे हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो प्रियांक खरगे जी हैं, होम मिनिस्टर हैं वो कर्नाटका के, उनके द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई, एक ओपन चिट्ठी लिखी गई आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी को, जिसमें उन्होंने बोला कि आप मुझे अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स बताइए,
आपका फंडिंग का सोर्स बताइए और आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न्स है वो बताइए। ये सवाल प्रियांक खरगे जी से भी है कि 2014 से पहले सरकारें सारी आपकी थी, सेंटर में सब सरकारें आपकी थी, तो उस समय पे ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, कुछ लोग हमारे कानून के अधीन ही कुछ लोग मिलके एक एक ट्रस्ट की स्थापना कर सकते हैं, वो उस ट्रस्ट को चला सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, और अगर वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं तो वो नॉर्मली फंक्शन करते रहते हैं। जैसे कि 2014 से पहले भी संघ जो है फंक्शन करता आ रहा था। लेकिन इस समय पे ये जो इशू उठाया गया, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि मोहन भागवत जी ने कल बयान दिया कि ये जो जो जिस तरीके से इन्होंने ये उठाया है, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और जो एनजीओज़ की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दर्पण रजिस्ट्रेशन है, तो वो उस पर उनका कहना था कि ये जिनको सरकार की फंडिंग लेनी है उनको रजिस्ट्रेशन करानी है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आज दोबारा से प्रियांक खरगे जी का जवाब आता है कि आप हमें मैंने आपको ये चिट्ठी लिखी है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, तो अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं फिर देखूंगा मेरे ऑप्शंस क्या होंगे देखिए, आगे। खड़गे जैसे जो लोग होते हैं ना, इनका बड़ा, इसको तू अक्सर बोलता है ना, छोटे आदमी ईगो बड़ी होती है। भारत के बारे में मैं एज अ कन्विक्शन बात करूंगा, जो भी आज मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई फैक्ट्स नॉलेज के, अभी मतलब मिक्स एंड फैक्ट्स। बहुत मुश्किल है खड़गे जैसे आदमी को ये समझाना कंसेप्ट ऑफ राष्ट्र एंड कंसेप्ट ऑन विच दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेड। मुझे भी बहुत टाइम लगा समझने में। अक्सर एक बंदा बोलता है, वो बड़ा यूट्यूबर पॉपुलर है, उसने एक बार एक स्टेटमेंट आई थी संघ के बड़े इम्पोर्टेंट जो हमारे टीचर हैं कि इतना ईजी नहीं होगा कंसेप्ट को समझना। बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। वो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, उनका नाम है मेरे ख्याल में, मुझे बिहार के हैं, अच्छे इंसान है, बड़ा मैं भी सुनता हूँ उसको, अभिजीत करके, अजीत भारती करके। तो वो बेसिकली उन्होंने भी कुछ ना टीपा टिकनी की थी, तो मैं चुप रहा। मैंने कहा ठीक है, एज में मेरे से छोटे होंगे, एक्सपीरियंस में भी शायद कम ही हो, बट जो उन्होंने बोला, जिस तरीके से उनको पता है यूट्यूब में क्या बोलने से क्या सुनना होता है, बट कई बार ऐसा होता है अगर हम फैक्ट्स को बार बार रिपीट नहीं ना करें तो आगे चल के उसको लोग मिथ बोलते हैं। भारत की रामायण अगर गाई जा रही है, अगर बोली जा रही है, अगर वो पूरे हमारे जो नीचे की कंट्रीज़ में उसके ऊपर एक्टिंग हो रही है, रामलीला में पार्टिसिपेशन, फिर भी हमने रावण को जलते हुए देख के बोल दिया कि शायद ये मिथोलॉजी थी। ड्रैगन ऑफ चाइना कैन नॉट बी, इट कैन बी हिस्ट्री। हाल हम ग्रीक के जो मम्मीज बाहर निकल के आ रही हैं उनका फेथ है, और भारत में जो चीज़ें एक्ट की जा रही हो वो हिस्ट्री नहीं है, वो मिथोलॉजी है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे राजा जी की लिनेज है, वो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आया जिसमें सीधे राम जी के साथ जुड़ती है जाके, तो सूर्यवंशी राजे हैं ये, उनकी पूरी वंशावली मिल गई, तो वो मिथ है। और जो नहीं है मिथ, उसको ज़बरदस्ती मिथ बनाने की कोशिश करनी है। तो मेरा आपको ये कहना था कि खड़गे जैसे जो लोग होते हैं ना, इनके लिए इतना आसान नहीं है समझना, वाकई मुश्किल है। क्योंकि जो नाम है, ऐसा भी हो सकता था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो इस्टेब्लिश करने वाले लोग हैं वो एक पॉलिटिकल थॉट के लोग होते हैं। लेकिन तुम्हें ये जान के खुशी होगी, और जो लोग भी समझना चाहते हैं आज इस चीज़ को, तो मैं तो सोचता हूँ ये दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ताकि अनमास लोगों को पता लगे, भारत के 150 करोड़ लोगों को पता लगे, 136 कंट्रियों में, 156 कंट्रियों में रहने वाले जो लोग हैं जो इस संघ के साथ एसोसिएटेड है, वहाँ उनके साथ 200 कंट्रियों को पता लगे कि अल्टीमेटली पूरी दुनिया में एक ही फेथ था, एक ही विश्वास की पद्धति, वो था सनातन। और सनातन को मानने वाले ही हर जगह पे थे और हर जगह से वो चले। मैंने तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक एपिसोड भी किया हुआ है कि 150 करोड़ की अगर आबादी थी पूरी दुनिया की, तो उसमें से 30 करोड़ की आबादी, 6 करोड़ तो सनातनी थे, बाकी आदिवासी टाइप के लोग थे। तो मैं ये आपसे कहता हूँ कि उधर तक भी ये बात पहुँचेगी, उनको भी ये बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इसके फाउंडर कौन थे। इसके फाउंडर कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे, उनका कोई मोटिव नहीं था कि भारत के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट बना के राज करना है। उनका एक ही मोटिव था कि भारत की जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, जो मुग़लों ने रोड की, उन्होंने ज़बरदस्ती इसमें ब्राह्मिक रिलीजन को थोपा ना। फिर क्रिश्चियंस आए, उन्होंने भी इसको अपने हिसाब से थोपा। पुर्तगालीज आए, वो भी थोपे। ठीक, उनका ये मानना था कि भारत की असली आइडेंटिटी किससे है? असली आइडेंटिटी भारत की है सनातन से, राम से, कृष्ण से, उन पर शिव से, गौरी माता से, चंडी माता से, दुर्गा माता से, हनुमान जी से, जो करेक्टर्स हैं जिनके मंदिर बनाए जाते हैं टू अंडरस्टैंड देयर सेक्रीफाइस,
देयर लाइफ स्टाइल। मंदिर किसके बनते हैं रविश? मंदिर बनते हैं जिस करेक्टर को हम इम्बाइब करते हैं। अगर कोई इंसान शिव भगवान के टेम्पल में जाता है तो वो सेक्रीफाइस समझता है, वो नेचर को समझने जाता है, वो देखता है कि एक सेंट जिसके अंदर भय ही नहीं है, सांप को लपेट के बैठे हैं, उनको डर ही नहीं कोई। जो खाने पे आते हैं तो नशे भांग को खा लेते हैं, उसी से उनकी लाइफ गुजर जाती है, बट फिर भी नशा नहीं होता उनको। ठीक, जो ऑस्टल डांस करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिवाइन डांस, तो वो टेम्पल बनेगा तो लोग जाके उसके साथ इंस्पिरेशन लेंगे। अब वहाँ जाके कोई बंदा सोचेगा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो उसकी अकल है ना, वो क्या देख रहा है, वो तभी बुद्धि है। तो इसलिए जब बोला गया कि संघ को समझना इतना आसान नहीं है, मैंने उसमें समझ गया कि जिसको समझ आएगा उसको ही समझ आना चाहिए। फिलहाल के लिए खड़गे को समझ नहीं आ सकता, ना जीत भारती साहब को समझ आ सकता है। संघ का कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ नहीं है। ठीक, संघ जो भी एक्टिविटी करता है वो करता है वॉलंटियर, चाहे मोनू बाग जी हैं वो भी वॉलंटियर है, उनकी चॉइस है जब तक वो हेड बने रहे। ठीक, ऐसा कोई नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती को हेड बना के रख रहा है। ठीक, सब लोग फैसला करते हैं कि हमारे को लगता है आप बनो, वो कहते हैं ठीक है मुझे भी लगता है मैं बन के बैठूंगा और मैं जो मेरे पास ज्ञान है वो शेयर करूंगा। वॉलंटियर है ना, उनको सैलरी मिलनी है इसकी। अब आ गया सवाल, आता कहाँ से है? ठीक है ना, ये सवाल है जो उस ग्रुप को पता है। उसके लिए क्या कहीं पे कोई पर्ची कट रही है तो ये खड़गे साहब सवाल पूछेंगे, आपके नाम से पर्ची कट रही है, आपके नाम से डोनेशन आ रही है, आप बताओ जी कहाँ रखते हो? जब कोई डोनेशन नहीं आ रही है थ्रू एनी चैनल, तो मुझे नहीं लगता उनको जवाब देने की जरूरत है कि हम कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, इज इट रिक्वायर्ड। वो हवा से खा रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, होंगे ना सोर्सेज जो गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशन लेना देना नहीं है जिसका। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में काम कर रही हैं, कहीं पे ये कोई बोल के आता है कि आज तूने सुबह ब्रेकफास्ट लंच किया? कोई पूछ सकता है तेरे को तुझे ब्रेकफास्ट किसने कराया? अनलेस एंड अनटिल कोई आके तुझे बोलता है कि इसने मेरे से चोरी करके लाया, इसने मुझे फोर्स किया। तो इसी तरह जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात आती है, जैसे हमने बोला नेशनल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल्फ वॉलंटियर घर से कोई खाना बना के ले आया। तो मुझे किस्सा याद आता है बड़े खास लोगों का, मेरे बड़े मित्र हैं, मेरे खास हैं, पहाड़ों पे रहते थे। जब ये उन्होंने बताया कि जब हम पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते थे तो संघ के कुछ लोग पहाड़ों में जाके देश के नेशनलिज्म के प्रति बात करते थे, तो घर से उबले हुए लालू, मैं जिसके घर में रहना उधर ही खाना खा लेना, और किसके घर में खाना खाना जो उस थॉट में बिलीव करता है, और साथ लेके भी नहीं जाना, और साथ लेके भी नहीं जाना, जहां मौका मिलेगा खा लेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। आज भी हमें लोग मिलते हैं जो जाएगा। अब खड़गे जैसे लोग जो चाहते हैं, कहीं से फंडिंग आई है, जैसे कहीं से कोई चीज़ आई है, जैसे मैं देख रहा था भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मैंने कोई डाटा इकट्ठा किया, मैंने जम्मू कश्मीर का ही देखा। पहले आपको मैं एक फिगर बताऊंगा, जैसे 370 टूटने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल मिलती है मिथ्स की, जब व्हेन यू हैव टू ब्रेक मिथ तो कैसे करोगे, तो मैं एक छोटा सा इसमें प्रयोग कर रहा था कि मैं ज़रा देखूँ कि जो ये बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ज़रा एक चीज़ तो अनएम्प्लॉयमेंट को समझा सकती है ना, पीएफ कंट्रीब्यूशंस। तो मैंने पीएफ ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशंस पे देखना शुरू किया। मैं बड़ा हैरान हुआ रविश कि किस तरीके से हमारे भारत के कुछ मीडिया हाउसेज जो हैं वो जनता में एक पैनिक फैला देते हैं और मेन मुद्दे से चीज़ों को भटकाते हैं। मेन मुद्दा है कि हमारे से हमारी आइडेंटिटी छीनी गई। मेन मुद्दा है कि भारत से उसकी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी छीनी गई। आज एज ए कश्मीरी पंडित तो बता, खा पी रहे हो तुम जम्मू में, लेकिन आपकी जो सिविलाइजेशनल 5000 पुरानी आइडेंटिटी थी कि आप ऐसे ब्राह्मण्स हो जिनका जो शैविज्म में बिलीव करते हैं, आप ऐसे ब्राह्मण्स हो जिनमें नॉनवेज को बुरा नहीं माना जाता, तो एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है ना आपकी। कल वो आपसे जब छीन ली जाएगी, दरवीश शांडू भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, सब होंगे, पर वो सिविलाइजेशन आइडेंटिटी नहीं ना होगी। अगर उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई वॉलंटियर करता है, आप क्या बोलोगे उसको? और उसके पावरफुल होने से अगर किसी को थ्रेटन होता है कि अगर हम इसमें घुसेंगे तो पता लगेगा कि कोई राजा आया था यहाँ मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव बुत शिकन, जिसने बुत भी तोड़े पंडितों के और उनके जनेऊ तोल तोल के वो मार के फेंक देता था, तो उनकी सिविलाइजेशन आइडेंटिटी वीक होती है ना। तो वो क्या चाहेंगे कि तू अपनी बात ही ना करे, तेरे बारे में कोई बात ही ना करे, तेरे बच्चों को पता ही नहीं लगेगी तुम्हारे बुजुर्गों के साथ क्या गलत हुआ है। तो वैसे लोग क्या करेंगे, खड़गे जैसे लोग, वो नहीं जैसे लोगों को आगे लाएंगे और उनको काउंटर करेंगे। मैं अनएम्प्लॉयमेंट में बात कर रहा था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, छोटी सी फिक्र उठाई मैंने, ज़्यादा नहीं उठाई। देखो क्या हुआ,
2019-20 में 35,469 लोगों के टोटल ईपीएफ अकाउंट थे जम्मू कश्मीर यूटी में, जब लद्दाख भी साथ जुड़ा हुआ था। कितने? 35,469 हजार। एक साल में 2021 में चले गए 1,53,000 और आज की डेट में है 1,64,000। मतलब जस्ट एक 370 टूटने के बाद प्राइवेट सेक्टर का जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ, 1.25 लाख आदमी का ईपीएफ अकाउंट खुल गया। इसका मतलब उसकी बेसिक सैलरी 15,000 के पास पहुंच गई। आप मुझे बताओ, इसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे हम? इसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे? और ये फिगर कहीं पे कोई मीडिया हाउस काउंट नहीं करता, इसके बारे में बात नहीं करती। इसी तरह भारत के बारे में जो लोग देख रहे हैं कि हम लोग इनको 17 साल गुलाम बनाए, इनको नासूर दे दिया पाकिस्तान नाम का, इनको कश्मीर इशू दे दिया, फिर भी बांग्लादेश इशू दे दिया, इनको माओवाद दे दिया, इनको नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब करके रख दिया, फिर भी ये लोग स्टेबल होकर इनकी जीडीपी जो है 7.8 पे जा रही है। क्या करें? तो उन्होंने साउल को देखा कि इनकी आज साउल कौन सी एक्टिवेटेड है। आपको पता है, इवन इमरजेंसी में भी, इवन जब 377 यहाँ टूट रही थी ना, नहीं 377 महाराजा हरि सिंह जी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे थे, पाकिस्तान ने हमला किया था, उस टाइम पे भी गोवलकर जी ने महाराजा पटियाला के साथ बात करके सेव करने की कोशिश की थी। क्या उनको कोई सैलरी मिल रही थी? तो जब आप गहराई में जाके नॉलेज की बात करोगे ना, समझ आएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन से ये बात करना भी एक दिखाता है कि उसका ज्ञान और उसकी समझ कितनी है। उन्होंने बड़ी चीज़ें बोली, मैं हर चीज़ के ऊपर यहाँ एलेबोरेट नहीं करूँगा, मेरा काम है फैक्ट्स को सामने लाना। फैक्ट ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ना किसी को पैसे मिलेंगे, ना कोई पैसा लेने आए, ना किसी को कुर्सी मिलेगी, ना कोई कुर्सी लेने आए। जिसका मन है वो काम करे, जिसका मन है वो ना करे। जितने भी लाखों करोड़ों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो अपने मन से और अपनी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। उनको कोई डंडा मार के नहीं लाता सुबह परेड करने, ना मेंटर्स को लाता है, ना जो उनके फॉलोअर होते हैं। ये सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जुड़ते हैं, मर्जी से चलते हैं। और जिनको इनमें फेथ नहीं है वो तो दिख रहे हैं ना, जैसे खड़गे को फेथ नहीं है, नहीं दिख रहा है। तो मोहन भागवत जी ने इसका अप्रोप्रिएट जवाब दे दिया, लेकिन ये जवाब उसको समझ में नहीं आ सकता। तो उसको लीगल जवाब भी मिल जाएगा कि हम लोग सेल्फ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। आपको बताओ कि किस बात पे लेके आप हमारी एक्सप्लेन चाहते हो। मोहन भागवत जी या जो भी हेड है उनको चिट्ठी लिखते कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ आया, बताओ कहाँ से आया। तो फिर जवाब देते कहाँ से आया। वो कहता है जी गुरु दक्षिणा आप क्या लेते हो, कहाँ पे लिखा है गुरु दक्षिणा में क्या लिया? क्या किसी ने आके कंप्लेंट की कि मेरे से गुरु दक्षिणा में पैसे लिए गए? भारत की गुरु दक्षिणा क्या होती है पता है? मैं बताता हूँ। द्रोणाचार्य ने पढ़ाया दोनों को, कौरवों पांडवों को, और फिर गुरु दक्षिणा में क्या मांगा पता है? उन्होंने बोला द्रुपद मेरे मित्र हैं, मैं जाता हूँ, आप उसको हरा के आओ। अब इसके बदले में कोई टैक्स लगेगा उनको? भारत की पद्धति में अगर कोई किसी को शिक्षा देता है उसके बदले में वो उससे कुछ भी मांग सकता है। द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था एकलव्य का। अब इसके लिए खड़गे को क्या जवाब देना है? वो तो वही बंदा जवाब सुन सकता है ना, या वही कम्युनिटी सुन सकती है जो समझ पाए कि भारत क्या है। वही समझ पाएगा कि नेशनल वॉलंटियर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल, मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार है इस सारे बयान के ऊपर और हमारी सारी डिस्कशन पे कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और एक अपील करते हैं रवीश, एक अपील करनी पड़ेगी। भारत और भारत के बीच में काम करने वाली सारी वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो शंकराचार्य के मठ थे, चाहे वो हिस्ट्री में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने भारत की सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए समय समय पे अपना रोल प्ले किया, वो चूजन वंस है। ये आंशिक अवतार होते हैं जो समय पे आते हैं। जब मुगलों ने आके यहाँ पे जुनोई तोल तोल के लोगों को मार मार के कन्वर्ट, उनका अपना फेथ था, पावर थी, कर गए। जब अंग्रेज आए उनका अपना फेथ था, पावर थी, कर गए। लेकिन फिर भी जिस साउल को वो नहीं खत्म कर सके वो है भारत की सनातन पद्धति, तभी इसको सनातन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन उस सनातन पद्धति की वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक सेक्ट से जोड़ के देखना गलत है। हिंदुइज्म इज बियॉन्ड सेक्ट्स, इट इज अ बिगर कैनवास
जिसके अंदर सारे सेट समा जाते हैं। जैसे अगर कोई ब्रह्म की बात करता है तो भारत की पद्धति में उसके लिए जगह है। ब्रह्म का मतलब कोई शक्ल नहीं है ईश्वर की। और अगर उसका साकार रूप में प्यार करता है उसके लिए भी जगह है। अगर कोई उसको मूर्ति में पूजता है उसके लिए भी जगह है। अगर वो किसी इंसान में ईश्वर को देखते हैं उसके लिए भी जगह है। अगर वो पुत्र के रूप में देखते हैं तो भगवान कृष्ण बन जाते हैं। अगर वो माता के रूप में भगवान को देखता है तो माँ भगवती दुर्गा बन जाती हैं। अगर वो सखा के रूप में देखता है तो कृष्ण बन जाते हैं ना। अगर वो पिता के रूप में देखता है तो ईश्वर के रूप में हमारे पास भगवान तो है ही है। तो माता पिता भाई बहन किसी भी रूप में ईश्वर को अगर मानना है तो उसके लिए प्रोविजनिंग किसके अंदर है? हिंदुइज्म के और सनातन के अंदर। और जो उस सिविलाइजेशन को आगे लेके चल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे सवाल पूछना सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। तो जितनी नॉलेज हमें थी फैक्ट बेस्ड मैंने आज के इस इंटरेक्शन में रवीश आपको दे दी। और हर वर्ड जो मैंने कहा है वो समय के साथ प्रूवन फैक्ट है, जिसको कोई भी किसी सिचुएशन में भी नहीं कह सकता गलत है। और अगर किसी ने कुछ कहना है लाइव हमारा स्टूडियो एक्सचेंज रोड पे आके हमसे लाइव बात करो, हर बात का जवाब देंगे। फिर खड़गे को भी मैं बोलता हूँ टॉक टू अस, वी विल गिव यू द आंसर कि रजिस्ट्रेशन किसकी, जो चीज बाउंड्रियों से बियॉन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत बना 1950 में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व नहीं हो रहा है? जब ये पूरी तरह इवॉल्व हो जाएगा ना फिर हम देखेंगे कि अब इसके लिए क्या प्रोविजनिंग है। मेरी बात समझ में आई ना? सूरज हमेशा चमकता है रवीश, हमेशा। अमेरिका में रात है जहां दिन है, सूरज तो चमक रहा है ना। जब कोई ऐसी जगह हम पहुंचेंगे जहां सूरज पूरी तरह दिख सके फिर सोचेंगे कि रात कहाँ है दिन कहाँ है। ये मैंने जो एग्जांपल दी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस भारत की स्पिरिट और भारत की सिविलाइजेशन पे चल रही है ना, उनके लिए पहले भारत को अंडरस्टैंड करके उस लेवल पे बियॉन्ड स्क्रिप्ट चाहिए, फिर सोचा जा सकता है कि किस में फिट होंगे। क्या हुआ जब गीता में बोलता है ना अर्जुन की मुझे आपको देखना है, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम इस नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, वो उसको दिव्य दृष्टि देते हैं। तो वो जब देखता है डर जाता है, वो कहता है यार इतना बड़ा आपका स्वरूप है, आप में तो सब कुछ है, मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, आप नॉर्मल दिखो। मेरी बात समझ में आई? इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस जो थॉट्स सोचें इतनी बड़ी होती है ना, उनको कागज़ों के टुकड़ों में बांध के एक सर्टिफिकेट के साथ नहीं आंका जा सकता। तो खड़गे साहब को भगवान बुद्धि दें और हमें सद्बुद्धि दें कि हम कम से कम सही और गलत में फ़र्क करने की बुद्धि के साथ काम करें। और ईश्वर इन ऑर्गेनाइजेशनों को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा आगे लेके जाएंगे। और जितने भी वॉलंटियर आज अपना सब कुछ त्याग के देश हित में, विश्व हित में और जनहित में काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।